हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी मेन ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, basic principle of India's foreign policy, India's foreign policy in current, and last evaluation of India's foreign policy। एक राज्य अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध रखकर अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता है, यही विदेश नीति का प्रमुख प्रयोजन होता है। दूसरे राज्य अपने संबंधों के स्वरूप को शिथिल करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। प्रोफेसर हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। श्लाइचर के शब्दों में अपने एक व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। जॉर्ज मोडेल्स्की ने विदेश नीति की परिभाषा करते हुए लिखा है, विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया है। रोडी तथा क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण क्रियान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वो अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्घकालिक अनुभवों के आधार पर राज्यों द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करना है। यदि संभव ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाना है जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रियाकलापों के साथ तालमेल बैठ सके। किसी भी देश की विदेश नीति एक विशिष्ट आंतरिक और बाह्य वातावरण के स्वरूप द्वारा काफ़ी हद तक निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त इतिहास, विरासत, व्यक्तित्व, विचारधारा, विभिन्न संरचनाओं आदि का प्रभाव भी विदेश नीति पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। भारत की विदेश नीति इसी स्थिति का उपवाद नहीं है। भारत की विदेश नीति को सही दिशा में समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करना आवश्यक है। पंडित नेहरू जी ने उचित ही कहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि भारत ने एकदम नए राष्ट्र के रूप में कार्य करना शुरू किया है, अपितु भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऐतिहासिक विदेश नीति की पृष्ठभूमि की उत्पत्ति का कारण भारतीय संस्कृति में प्रचलित दो परंपराओं से मानते हैं। प्रथम विचार मित्रता, सहयोग, अहिंसा, इनका विकास महात्मा बुद्ध व गांधी के विचारों से मानते हैं और दूसरा विचार पाश्चात्य विचारकों विशेषकर मैकियावेली की विचारधारा से मेल खाती है। कौटिल्य की परंपरा रही है। इसके साथ साथ वर्तमान समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका व स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभवों को भी आज की विदेश नीति की मुख्य पृष्ठभूमि माना जाता है। भारतीय विदेश नीति का निर्धारण 1858 लंदन में स्थापित इंडिया हाउस में होता है, परंतु इससे पहले भारत में दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्धारण प्राचीन राजाओं के माध्यम से अपने राष्ट्रदूतों के माध्यम से निर्धारण किए जाते थे। लेकिन ब्रिटेन के शासन के बाद भारत की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के माध्यम से बनाई जाती थी, परंतु फिर भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्तर प्राप्त हो चुका था। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों का प्रश्न है, वहां पर भारत ने राष्ट्रसंघ के मसौदों पर प्रारंभिक सदस्यता के रूप में हस्ताक्षर करने से स्पष्ट हो जाती है। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की थी, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति के निर्धारण में शामिल होना चाहता था, जिसे 1917 के औपनिवेशिक सम्मेलन में भारत के शामिल होने की मांग भारत की स्वीकार कर ली गई। भारत ने
इंपीरियल सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के आधार पर पेरिस शक्ति सम्मेलन में भागीदारी का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भारत का विरोध किया। परंतु कनाडा के दबाव के कारण भारत को पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेकर भारत ने वार्सा की संधि व समझौते पर हस्ताक्षर किया और राष्ट्रसंघ का प्रारंभिक सदस्य बन गया। सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत ने भाग लेकर राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक सदस्यता प्राप्त की। इसलिए कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्रता से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व प्राप्त कर चुका था। भारत की विदेश नीति का मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति का बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित करना है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों यानी FDI, विदेशी सहायता और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि हाल ही के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति इस सब पहलों पर नीति निर्माताओं ने काफ़ी अधिक ध्यान दिया। विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफ़ी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उनकी उपस्थिति को अधिकतम लाभ उठाना है। इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति का मुख्यतः 4 मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनमें भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिसमें देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निशस्त्रीकरण और वैश्विक शासनों के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हित की रक्षा करना आदि शामिल है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। फर्स्ट है भौगोलिक तत्व। भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसकी लंबाई 3500 मील लंबी समुद्री सीमा और 8200 मील लंबी थल सीमा है। समुद्री सीमा का 3 दृष्टियों से विशेष महत्व है। प्रथम, हिंद महासागर पर अधिकार रखने वाली शक्तियां भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकती है। द्वितीय, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता है। एवं तृतीय, विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए अनिवार्य है कि भारत शक्तिशाली नौ शक्ति का विकास करे। भारत का 13,120 किलोमीटर लंबा स्थलीय सीमांत को 2 तरफ से पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और वर्मा के साथ मिला हुआ है। उत्तरी कश्मीर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है तथा पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्यों तजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान की सीमाओं से वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर में संसार की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की पर्वतमाला है जो 250 किलोमीटर लंबी है। बहुत समय तक इस दुर्गम पर्वतमाला के कारण भारतवासियों चुरत्तर में सुरक्षा की धारणा कायम रही, परंतु आधुनिक काल में ये सोचना है कि हिमालय पर्वत देश को उत्तर की दिशा में होने वाली आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए भारत के लिए अपनी पड़ोसी देश में होने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहना नितांत आवश्यक है। वर्मा, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और सोवियत संघ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण हमें इसी आधार पर समझना चाहिए। 17 मार्च 1950 को भारतीय संसद में भाषण देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, हमारी पार
राष्ट्रनीति के निर्धारक में भौगोलिक परिस्थितियों की भूमिका का उल्लेखनीय योगदान करते हुए कहा था, हम एशिया के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग हिंद महासागर के मध्य है। अतीत एवं वर्तमान कालों में हमारे संबंध पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा सुदूर पूर्वी एशिया के साथ रहे हैं। यदि हम चाहे तो इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारत का आधुनिक जगत के दोनों शक्ति केंद्रों के साथ भौगोलिक दृष्टिकोण से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत वर्तमान शीत युद्ध में दोनों पक्षों के साथ मेल बनाकर रहना चाहता है। सेकंड है ऐतिहासिक परंपरा। भारत की विदेश नीति का निर्धारण में इतिहास की भूमिका कुछ कम नहीं रही है। अतीत से ही भारत टॉलरेंट और पीसफुल कंट्री रहा है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने या उसकी प्रादेशिक अखंडता को भंग करने की चेष्टा नहीं की है। ये ऐतिहासिक परंपरा भारत की राष्ट्रनीति का महत्वपूर्ण निर्धारण तत्व है। स्वाधीन भारत के 6 से ज़्यादा दशक पूरे हो गए हैं और इस संपूर्ण अवधि में भारत ने सभी देशों के साथ समानता और मित्रता की नीति का अनुसरण किया है। पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक आक्रमण किए, किंतु फिर भी भारत की नीति उसके साथ मैत्री और सह अस्तित्व की रही है। सन 1965 के वॉर में पाकिस्तान से जीती हुई भूमि ताशकंद समझौते द्वारा एवं सन 1971 में जीती हुई भूमि शिमला समझौते के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को सौंप दी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि पाकिस्तान भारत की शांति और सह अस्तित्व की विचारधारा को उसकी दुर्बलता का चिन्ह मानता है। साम्यवादी चीन ने भी भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। सन 1962 में अचानक विशाल पैमाने पर आक्रमण कर चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत सैनिक दृष्टि से सबल नहीं था। भारत ने सदैव यही प्रयत्न किया कि सैनिक शक्ति के स्थान पर अपनी समझ एवं सहमति द्वारा भूमि वापस प्राप्त की जाए। सेकंड है आर्थिक तत्व। परिस्थितियों ने भारतीय विदेश नीति को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। लंबी ब्रिटेनी दास्ता एवं शोषण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय जर्जर अवस्था में थी। ब्रिटेनी सरकार ने हमें विरासत में गरीबी, असमानता से ग्रस्त समाज प्रदान किया था। इस दुर्व्यवस्था से मुक्ति पाने हेतु भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था की पद्धति को अपनाया, परंतु योजना को चलाने के लिए जहां हमें प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता है, वहां धन की आवश्यकता भी पड़ती है। अनिवार्य रूप से हमें विदेशी आर्थिक सहायता एवं अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ यह कथन भी अप्रासंगिक ना होगा कि भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी में पश्चिमी देशों की ही प्रधानता है। इन देशों में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख है। सन 1954 तक हमारा व्यापार मुख्यतः पश्चिमी देशों के साथ ही होता था, परंतु सन 1964 के बाद सोवियत संघ के साथ ही हमारे व्यापार में वृद्धि हुई। कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी है, इसलिए देश की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें विदेशों और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। नेक्स्ट है सैनिक तत्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं कहा जा सकती थी। लंबे समय तक विदेशी दास्ता में रहने के कारण भारत औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ देश था। एक समय था जब हम अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश सामग्री ब्रिटेन से मंगवाया करते थे, परंतु सन 1956 में कृष्ण मेनन के रक्षा मंत्री बनने के बाद प्रतिरक्षा सामग्री के उत्पादन में कुछ प्रगति हुई। सन 1956 से जबलपुर के सरकारी कारखाने में मोटर ट्रक बनाने लगे। इसी प्रकार सन 1961 से कानपुर के सरकारी कारखानों में हवाई जहाज़ों का भी उत्पादन होने लगा, परंतु इतने उत्पादन पर भी भारत संसार की महान शक्तियों में स्थान नहीं पा सका। सैनिक उत्पादन की हमारे देश में कितनी कमी है, इसका अनुभव हमें चीनी आक्रमण के उपरांत बहुत तीव्रता के साथ हुआ। थोड़े समय पहले तक भारत को अधिकांश सैन्य सामग्री ब्रिटेन से प्राप्त होती थी, परंतु सन 1963 से सोवियत संघ ने हमें मित्र हवाई जहाज दिए थे। सोवियत संघ के साथ इस संबंध में जो समझौता हुआ था, उसमें यह भी निश्चित हुआ कि सोवियत संघ उनके उत्पादन के साथ भारत में कारखानों की स्थापना कराएगा।
इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारत को सैनिक सहायता दोनों गुटों से प्राप्त होती थी, इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वो इन दोनों गुटों के बीच चलने वाले शीतयुद्ध में किसी भी पक्ष का साथ ना दे। नेक्स्ट है पर्सनल एलिमेंट। भारत की विदेश नीति पर व्यक्तित्व तत्वों का विशेषकर पंडित नेहरू का व्यापक प्रभाव रहा है। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोध एवं विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के समर्थक थे। वे मैत्री, सहयोग और सह-अस्तित्व की नीति के पोषक थे, लेकिन अन्यायपूर्ण आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग को भी उतना ही महत्व देते थे। महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए वे विलंघरता की नीति का सर्वोत्तम मानते थे। उन्होंने इन्हीं विचारों के अनुरूप अपने भारत पर राष्ट्रनीति का निर्माण किया। इसका वर्तमान स्वरूप पंडित नेहरू के विचारों का ही प्रतीक है। पंडित नेहरू के अतिरिक्त डॉक्टर राधाकृष्णन, कृष्णन मेनन, के.एम. पानिकर भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति पर महात्मा गांधी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। उनकी अहिंसा का सिद्धांत मूलतः शांति सह अस्तित्व की नीति का मूल आधार है। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्वक संबंधों को सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता की सुरक्षित करना है। हमारी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है पंचशील। भारतीय नीति निर्माताओं ने शांति और विकास और मानव जाति के अस्तित्व के बीच संबंध को समझा। दो विश्व युद्ध के कारण हुए विनाश को देखते हुए उन्होंने महसूस किया एक राष्ट्र की प्रगति के लिए एक टिकाऊ विश्व शांति की आवश्यकता थी। वैश्विक शांति के बिना सामाजिक और आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में धकेलने की संभावना है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के संस्थापक पंडित नेहरू ने अपनी नीति नियोजन में विश्व शांति को अत्यधिक महत्व दिया। उनके लिए भारत ने सभी देशों, विशेष रूप से बड़ी शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। चीन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने पंचशील के रूप में जाने वाली 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन की वकालत की। पंचशील पर 28 अप्रैल 1944 को हस्ताक्षर किए गए थे। तब से भारत और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। पंचशील में विदेश नीति के निम्नलिखित 5 सिद्धांत शामिल है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। सेकंड है एक दूसरे के खिलाफ गैर आक्रामकता। थर्ड है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप। 4 है समानता और आपसी लाभ। और लास्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील के इन सिद्धांतों को बाद में इंडोनेशिया में 1955 में आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए बांडुंग घोषणा में शामिल किया गया था। वे कूटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत है, अभी भी भारत की विदेश नीति के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता। अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धांत और सह की संप्रभुता को बनाए रखने की अवधारणा गुटनिरपेक्षता में निहित है। गुटनिरपेक्षता दो शक्ति ध्रुवों के बीच विवादों में किसी के भी साथ स्वयं के जुड़ने के एक राज्य के निषेध की नीति है, यानी दोनों गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना ही गुटनिरपेक्षता की नीति है। गुटनिरपेक्ष शक्तियों की कॉन्फ्रेंस 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुई, जिसमें 36 भूमध्यसागरीय देशों और एफ्रो एशियाई देशों ने भाग लिया। नेहरू ने इसमें गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति गुटों के साथ ना जोड़ने की नीति है। यह शांतिपूर्ण सौहार्द बनाने की पक्षधारिता नीति है। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता बनाया। नेक्स्ट है गुजराल डॉक्ट्राइन। भारत में वर्ष 1996-97 के दौरान गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों को विश्वास में लेने के लिए विदेश नीति पर कार्य किया, ताकि इनके भारत को लेकर शक शुबा को दूर किया जा सके और देश को इनका सहयोग प्राप्त हो सके।
इसके अंतर्गत उन्होंने पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट एवं गैर रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने की नीति अपनाई। इस प्रकार विश्वास के सुदृढ़ एवं मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध बनाने की नीति को गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दास्तों में पिसने के बाद भारत को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की शोषण प्रवृत्ति का पूर्ण आभास है। इन बुराइयों के विरोध को भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत माना है। भारत ने उपनिवेशी शासन से छुटकारा पाने वाली देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में उनका साथ दिया है। भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों की कोशिशों के कारण नामीबिया को 20 मार्च 1990 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है नस्लवादी भेदभाव का विरोध। भारत नस्लों का समानता में विश्वास करता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव का पूर्ण विरोध करता है। अपनी इस विदेश नीति के सिद्धांत के आधार पर ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी शासन की कड़ी आलोचना की और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए तथा उससे कूटनीति के संबंध तोड़ लिए। नेल्सन मंडेला के प्रयास से दक्षिण अफ्रीका को श्वेत अत्याचारी शासन से मुक्ति मिली। अतः भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका पर लगे रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है साधनों की शुद्धता। साधनों की शुद्धता की गांधीवादी सिद्धांत के प्रभाव में भारत की विदेश नीति झगड़ों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों में अपनी पूर्ण विश्वास प्रकट करती है। शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक साधनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने का दृढ़ समर्थन तथा अनुयायी रहा है। भारत युद्ध, आक्रमण तथा शक्ति का विरोध करता है। एंड लास्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के लिए समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से एक है, यानी इसका फाउंडर मेंबर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा का समर्थन करने तथा इसके क्रियाकलापों में सक्रिय, सकारात्मक तथा रचनात्मक रूप से भाग लेना भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में करने की नीति अपनाई है। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन करंट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यानी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति। 1990 के बाद बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत ने भी अपने विदेश नीति में बदलाव किया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था यानी यूनिपोलर सिस्टम कायम हो गई है। ग्लोबलाइजेशन के चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा का समापन होने के कगार पर है और प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक हित को प्रधानता देने में लगा है। ऐसे परिवर्तित परिवेश में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए तथा इन लक्ष्यों की पूर्ति वर्तमान समसामयिक विषयों में कहीं तक पूरी की जा सकती है, इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। तो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना तथा इसके पुनर्गठन का समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन करने वालों में भारत प्रमुख है, क्योंकि इसका मत है कि 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों तथा विश्व राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। भारत का दावा है कि उसे स्थायी सदस्यता इसलिए भी दिए जाने चाहिए क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक राष्ट्र होते हुए भी विश्व शांति के सभी प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। अपने इन प्रयासों के चलते भारत के नेताओं ने विभिन्न देशों में यात्रा कर विश्व जनमत को अपनी ओर करने के सभी प्रयासों को बनाए हुए है। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति के रूप में भारत की छवि को पेश करना। भारत ने अपनी परमाणु नीति की समीक्षा 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की थी। अतः इस नीति के चलते भारत ने मई 1998 में पोखरान द्वितीय अभियान के नाम से परमाणु परीक्षण कर विश्व को अपनी परमाणु क्षमता का परिचय दिया और पूरे विश्व में यह संदेश भी दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति कार्य के न कि युद्ध के लिए। नेक्स्ट है भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। ये भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बन गया है।
भारत चाहता है कि 21वीं शताब्दी में वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। आज भारत अपनी सॉफ्टवेयर तकनीकी के कारण विश्व के चुनिंदा देशों में से एक हो गया है, जिसके चलते वो अपनी आर्थिक शक्ति को और मजबूत कर सकता है। भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के दौरान भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच ऊर्जा, पर्यावरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुल $2 अरब निवेश के 12 समझौते हुए। साथ ही वियतनाम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों तथा सिंगापुर और कंबोडिया के राष्ट्रपतियों आदि की यात्रा भी आर्थिक उद्देश्यों को लेकर हुई थी। भारत ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन, विशेषकर सार्क, आसियान, हिमतेशस आदि के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया है और इन सब के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना रहा है। नेक्स्ट है CTBT को न्यायपूर्ण बनाना। CTBT यानी कंप्रेहेंसिव टेस्ट बिन ट्रीटी का विरोध भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि यह पश्चिमी देशों के परमाणु अधिकारों को तो सुरक्षित रखती है, जबकि परमाणुहीन देशों के परमाणु जिनके पास यानी परमाणु शक्ति नहीं है तो उसके माध्यम से परमाणु परीक्षणों और उत्पादों पर रोक लगती है। अतः भारत ने इस संधि को भेदपूर्ण बताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। भारत ने वर्तमान में अपने विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य के रूप में ये नीति अपनाई है कि वो CTBT के वर्तमान स्वरूप पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत इसके स्वरूपों को बदलकर इसे एक ऐसे कार्यक्रम से जोड़ना चाहता है जिसमें विश्व के सभी देश एक निश्चित अवधि में सभी हथियारों को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विदेशों में सुदृढ़ मित्रों की तलाश, विदेशी यात्राओं का दौर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए विदेशों में अपने मधुर संबंधों को बढ़ाने की नीति अपनाई है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्रियों ने विदेशों की यात्रा करके विश्व जनमत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत करा दिया है। 1990 में राष्ट्रपति की चीन यात्रा तथा फ्रांस यात्रा, गृह मंत्री की 2000 में इजराइल, फिलिस्तीन, फ्रांस तथा इंग्लैंड की यात्रा, प्रधानमंत्री की इटली और पुर्तगाल की यात्रा तथा सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका के यात्राओं से यह साफ झलकता है कि भारत विदेशी मित्रों को अपनी मजबूत स्थिति से अवगत करना चाहता है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के तमाम शक्तिशाली देशों के यात्रा कर विश्व को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करना। भारत प्रारंभ से ही आतंकवाद के विरोध की मुहिम के अंतर्गत विश्व को इसके परिणाम बताता रहा है, लेकिन कारगिल वॉर, 1999 सितंबर 2001 की घटना तथा भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी नीति के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की मुहिम चलाई है और इसके विरुद्ध विश्व जनमत तैयार किया है। भारतीय नेता की विदेश यात्राओं के दौरान प्रमुख मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ही था। सन 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भारत ने आतंकवाद पर सकारात्मक स्वरूप तैयार करने के लिए विश्व सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, जिसका फ्रांस और इंग्लैंड ने समर्थन किया। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। वर्तमान में भारत विदेश नीति का एक लक्ष्य ये भी है कि वो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपनी प्रमुख भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निभाए। भारत चाहता है कि इस नीति के सभी विवाद आपसी सहयोग तथा द्विपक्षीय आधार पर सुलझाए जाए। किसी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप भारत ने विरोध किया है। भारत ने कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान से बातचीत के द्वारा ही हल करने की पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करने की नीति। भारत का विदेश नीति का प्रमुख आधार है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना। वर्तमान में भारत ने इस नीति पर कार्य जारी रखा है तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शांति के प्रत्येक प्रयास में सहभागी बने रहने की नीति अपनाई है। भारत ने खाड़ी वॉर तथा अफगानिस्तान में शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में अपना सहयोग प्रदान किया है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिकी दादागिरी का भी विरोध किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करने की नीति। भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना। वर्तमान में भी भारत ने इस नीति पर कार्य जारी रखा है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शांति के प्रत्येक प्रयास में सहभागी बने रहने की नीति अपनाई है।
भारत ने खाड़ी युद्ध 1991 में तथा अफगानिस्तान में शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में अपना सहयोग प्रदान किया है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका दादागिरी का भी विरोध किया है। नेक्स्ट है नाम की प्रासंगिकता को बनाए रखना है। भारत ने 1990 के बाद बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किया है। 1990 के बाद इस मंच को भारत विकासशील देशों के लिए आर्थिक मुद्दों की मांग के लिए पेश करना चाहता है। भारत की मान्यता है कि नाम एक विश्व स्तरीय मंच है जिसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। भारत ने नाम की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कई तर्क दिए, जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति के लिए यह सुदृढ़ है। अमेरिका जैसी महाशक्तियों के विकल्प के रूप में भारत भी नाम को देखता है। अमेरिकी दादागिरी तथा आर्थिक मंडियों पर उसके कब्जे को नाम एक बेहतर इसका मंच प्रदान करता है तथा नाम ही वो शक्ति है जो विश्व को एक ध्रुवीय बनाने से रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन तथा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को भी भारत नेम के माध्यम से मजबूती पेश कर सकता है। अतः भारत की वर्तमान में ये नीति रही है कि नेम को बनाए रखा जाए और इसके माध्यम से विकासशील देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान और पूर्वी एशिया। भारत के विस्तारित पड़ोस के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में 10 आसियान देशों का अत्यधिक महत्व है। एशियाई देशों के प्रति भारत की पहली शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में यूएसएसआर के पतन की पृष्ठभूमि में हुई थी। शीत युद्ध का अंत और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और अर्थव्यवस्था के साथ इसे एकीकृत करने के हमारे अपने निर्णय थे। परिणाम स्वरूप इंडिया लुक ईस्ट नीति की घोषणा की गई। लुक ईस्ट पॉलिसी के 3 चरणों में गुजरा है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति 1992 से 2002 का पहला चरण आसियान केंद्रित था और इसका मुख्य रूप से व्यापार और निवेश लिंकेज पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान भारत ने 1992 में आसियान के साथ एक क्षेत्रीय संवाद साझेदारी में प्रवेश किया, जिसे 1996 में पूर्ण संवाद भागीदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया, जब भारत भी आसियान क्षेत्रीय मंच यानी आसियान रीजनल फोरम में शामिल हो गया। 2002 से भारत ने वार्षिक भारत आसियान शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक शुरू की। दूसरा चरण 2003 में भारत के विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को कवर करते हुए सरकार की विस्तारित परिभाषा को आसियान के साथ साझा किया। उन्होंने आगे कहा है कि नए चरण में व्यापार से लेकर व्यापक आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर भी बदलाव किया गया, जिसमें सी लैंड की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास और आतंकवाद रोधी गतिविधियों का समन्वय शामिल है। 2012 में रणनीतिक साझेदारी में 20 साल की संवाद साझेदारी का समापन हुआ। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने पूर्व की और देखो की नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखा गया। तब से सरकार ने आसियान के साथ संबंधों में अधिक गतिशील और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण की मांग की। आसियान के भीतर CMLV देशों यानी कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के उपक्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जिसका भारत के उत्तर पूर्व के साथ निकटता का निहित लाभ है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक के रूप में भारत ने 2016 में निर्यात और आयात बैंक के भीतर परियोजनाओं विकास कोष की स्थापना 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ की थी, भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए। भारत की अधिनियम पूर्व नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन 2018 के रिपब्लिक डे के समारोह में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में थी। भारत को अब न केवल इस क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव देने की उम्मीद है, बल्कि इस क्षेत्र में संभावित बैलेंसर के रूप में उभरने की उम्मीद है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया कार्ड उस दिशा में संकेतक है। Now we finally discuss about the evaluation of India's foreign policy, यानी भारत के विदेश नीति का मूल्यांकन। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य के कारण भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश नीति में जिन विचारों को अपनाया गया था, उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद भारत ने अपने विदेश नीति का संचालन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किया। मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस समूह में विशेष तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस एवं पश्चिमी जर्मनी शामिल थे और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इस ग्रुप में विशेष तौर पर चीन, उत्तर कोरिया और पूर्वी जर्मनी शामिल थे। ये दोनों ही महाशक्तियां 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने ग्रुप में शामिल करने का पूर्ण कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे भी ग्रुप थे जो उपनिवेशवाद के चंगुल से अभी स्वतंत्र हुए थे। वो अपने विदेश नीति का संचालन इन दोनों गुटों से दूर रहकर अपने विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। भारत भी इसी गुट का शामिल था, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। यह 9 स्वतंत्र राष्ट्र किसी भी ग्रुप में शामिल होते तो इसका अर्थ ये होता कि वो अपनी विदेश नीति का संचालन इन देश के प्रभाव में रहकर ही अपने विदेश नीति का संचालन करते। पश्चिमी राष्ट्र, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे राष्ट्र जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के पोषक थे। 9 स्वतंत्र राष्ट्र को डर था कहीं फिर उपनिवेशवाद के शिकार होकर अपने विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों का झुकाव थोड़ा सा सोवियत संघ की तरफ था, क्योंकि सोवियत संघ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोधी था। भारत का झुकाव उस दौरान सोवियत संघ की तरफ था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। ऐसा नहीं है कि भारत रूस के संबंधों में कमी आई है, आज भी भारत और रूस के संबंध बेहतर हैं। आपको ये बता दूं कि भारत और अमेरिका के संबंध जब अच्छे होते हैं तो दूसरी ओर भारत और रूस, चीन के संबंध खराब हो जाते हैं, और जब भारत का रूस, चीन के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो जाते हैं। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी राष्ट्र, विशेष तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी तरफ सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, इनके मध्य टकराव की स्थिति थी। 1991 में कोल्ड वॉर के बाद इन देशों के बीच आज भी यही स्थिति बनी हुई है। 1947 से वर्तमान तक भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद के मिश्रण देखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान भारत की विदेश नीति में आइडियलिस्ट अप्रोच का संबंधों में देखने को मिलता है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाक वॉर में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विश्व पटल पर रियलिस्ट अप्रोच देखने को मिलता है। चाहे 1971 का वॉर हो या 1974 को किया गया पोखरान विस्फोट हो, यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रवृत्ति को देखा गया। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर विश्व के सारे राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सार्क के राष्ट्र अध्यक्षों को आमंत्रित किया और भारत की विदेश नीति के लिए यह नया आयाम साबित हुआ। दूसरी ओर शीत युद्ध की स्थिति, सोवियत संघ का पतन, शीत युद्ध का अंत, अमेरिका का इराक पर हमला, आतंकवादी घटनाएं विशेषकर अमेरिका तथा भारत में और विश्व पर अमेरिका दादागिरी तथा यूरोपीय संघ का निर्माण, अफ्रीका संघ का निर्माण, सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण आदि घटनाओं ने भारत की विदेश नीति को बदलते संबंधों के आधार पर पुनर्विचार करने के लिए एक नई दिशा प्रदान की। विद्वानों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलते परिदृश्य के कारण भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विदेशिक नीति को नया रूप प्रदान करने की होगी। भारत को परंपरागत हितों, राष्ट्रीय हितों एवं सुरक्षा, एकता एवं अखंडता को बरकरार रखना, तीव्र गति से आर्थिक विकास एवं इस बात को निश्चित करना होगा कि विदेशिक नीतियों के निर्धारण में भारत बाहरी प्रभाव से मुक्त रह सके। विदेशी नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल ये नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिमी एशिया समेत पूर्ववर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपनी संबंधों को दुरुस्त करना भी चुनौती होगी, क्योंकि वे शक्तियाँ अपनी अपनी प्रभाव जमाने के लिए होड़ करती रहती है तथा किसी के ज़रिए ये काम करना चाहती है कि जबकि इतने बड़े आकार, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, मानव संसाधनों तथा रणनीतिक लाभ के कारण भारत ऐसी भूमिका में नहीं आ सकता। ऐसी परिस्थितियों में कोई अपनी सिर पर मंडराते सायों से छुटकारा कैसा पाए। चीन के बढ़ते प्रभाव का उत्तर देने के लिए यदि अमेरिका एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी
रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत में अधिक स्थान चाहते हैं तो लघु अवधि में यह फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध बढ़ते रहेंगे क्योंकि अमेरिका में सैन्य औद्योगिक तालमेल इसके पीछे प्रमुख शक्तियां हैं, लेकिन टकराव होने पर किसी भी प्रकार को झटका नहीं लगे। इसके लिए विशेष रूप से पुर्जों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा। हमें भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए। या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्य वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए। आतंकवाद, विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी समूह की ओर से आतंकवाद दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि यानी CCIT कराने के भारत के प्रयास प्रमुख देशों की प्रतिबद्धता कम होने के कारण विफल रहे हैं। ISIS, अलकायदा और उसकी विभिन्न शाखाओं तथा चरमपंथी इस्लामिक गुटों के खिलाफ लड़ाई विशेष रूप से पश्चिमी एशिया देशों के साथ खुफिया जानकारी की अधिक साझेदारी तथा सहयोग के जरिए ही करनी होगी और इसके लिए लुक वेस्ट नीति को एक्ट वेस्ट नीति में बदलना होगा, जिसे पाकिस्तान के साथ उनकी नज़दीकी और समर्थन कम हो सकता है। रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिका प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता ने रूसियों को प्रकट रूप से तालिबान और अफगानिस्तान के कारण ही सही पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का बहाना दे दिया है। इसके संकेत कम से कम 7-8 वर्ष से मिल रहे हैं, लेकिन क्या अब मामला ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती? कुछ वर्ष पहले तक यह मान लिया गया था कि रूसी प्रशासन पाकिस्तान की बातों में नहीं आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हो चुका है और अब उसका सामना करने और उन्हें अलग करने की ज़रूरत है। ये भी सच है कि भरोसेमंद और पुराने दोस्त या रूसी हिंदी भाई भाई जैसे भावनात्मक जुमलों से स्थिति पहले की तरह नहीं की जा सकती, लेकिन भारत के साथ सख्त आर्थिक रिश्ते उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि खनिजों तथा हीरो के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अभी भी उसके हिसाब से बड़े बाजारों में शामिल है। आज आवश्यकता इस बात की है भारत अपनी विदेशी संबंधों को फिर से नए रूप में प्रस्तुत करे। आज अमेरिका पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ अधिक मित्रता की नीति अपना रहा है। भारत को सोच समझकर अमेरिका के साथ आर्थिक विकास की नीति अपनानी होगी। इसी प्रकार पाकिस्तान से आतंकवाद का मुद्दा तथा कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर हल करने के प्रयास ढूंढने होंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे को विश्व के विकासशील देशों के सामने सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत करना होगा, ताकि वो भारत को इस सम्मान को दिलाने में सहायता करें। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ ही भी भारत को आर्थिक तथा सुरक्षात्मक तनाव पर अधिक ध्यान देने की नीति अपनाने की आवश्यकता है। भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता ये है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की उपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपनी पुरानी दशकों सुरक्षात्मक नीतियों को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 2016 में उरी आतंकवादियों हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण है। कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने और एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के लिए प्रमुख उदाहरण है। आगे की राह, यदि भी कार्रवाई की स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों के लिए बारीक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है, अतः आवश्यकता इस संबंधों में संतुलन बनाए रखे जाए। विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है, जिसके चलते विदेश नीति का निर्णय लेते समय नेतृत्व को घरेलू कारकों का ध्यान देना पड़ता है और विदेश नीति प्रभावित होती है। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।